Good morning, students. Again, we are resuming our poem, The Hope, and this is part 2. If you remember, yesterday we had a short discussion. You can say rather, I had explained you what hope has different definitions. अलग अलग मतलब बताए थे आपको, है ना। कुछ इसको उपकार कहते हैं, कुछ भविष्य से संबंधित कहते हैं, कुछ उम्मीद कहते हैं। बट फिर हमने कल पढ़ा था कि जो कवि है वो उसको आत्मा का सृजन कहते हैं, कि वो आत्मा से ही अपने आप उत्पन्न होती है। अपनी जो फेवरेबल कंडीशन होती है, हमारे पक्ष की जो परिस्थितियाँ होती है, उसमें वो अपने आप अस्तित्व में आ जाती है। तो उम्मीद कहीं से आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके मन में, आपके आत्मा में अचानक उत्पत्ति हो जाती है। ये देख पा रहे हैं हम लोग। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ उसे उम्मीद बुलाते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ उसे भविष्य से संबंधित बताते हैं। सम अदर्स थिंक इट अ मेज़र ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ उसको ऐसा कदम मानते हैं कि इससे उपकार करने का कदम मानते हैं, कि जब हम करेंगे तो कोई हम पे दूसरा भी उपकार करेगा। ये भी है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको दूसरों की उम्मीद पे खरा उतरना है, या हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, जो पोएट लिखता है, टू मी होप इज़ क्रिएशन ऑफ सोल, तो ये आत्मा का सृजन है। और आत्मा का सृजन क्यों है? क्योंकि आत्मा जिस चीज़ की मांग करती है, द सोल दैट डिमांड्स एनीथिंग, एंड इफ़ इट इज़ फुलफिल्ड, अगर आपकी मांग, आपकी उम्मीद पूरी हो जाती है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कल बताया था मैंने, आप अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं, जब आपको मिल जाता है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। सो दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। यहाँ तक तो हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आप आनंदित हो जाते हो तो अब आप क्या करते हो? एंड लीप यहाँ पे उछलना, आगे बढ़ना। विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, जोश भर जाता है आपके अंदर, और ग्लो आ जाती है, चमक आ जाती है। जब हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे अच्छे से मार्क्स आएंगे, और उस उम्मीद के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, देन यू विल बी हैप्पी। आप में जोश भर जाएगा कि अब मैं अगले एग्ज़ाम में और ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। एंड देन देयर विल बी शाइन ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी। सो दिस इज़ फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिविटी। अभी हम सकारात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में भी हम लोग ने अपना अस्तित्व कैसे बचाया है? इस उम्मीद से ही बचाया है। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको किसानों से बताऊंगा कि भले ही कितनी बार, कई भारत के भागों में कई बार अकाल पड़ता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन किसान कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। वो तभी तो वो भूतकाल से अभी तक बच पाया है। उसको उम्मीद क्यों है? क्योंकि उसको उम्मीद है, पता है कि बारिश तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। सो दैट इज़ द होप। और इसीलिए हम भूतकाल से लगा करके वर्तमान तक अभी उस उम्मीद के सहारे ही बच पाए हैं। तो होप क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप जो है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। आपने देखा होगा, हमारे आस पड़ोस में, परिवार में, जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, इफ़ ही इज़ इन नीड ऑफ मनी, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि यार मैं उससे मांगूंगा, वो उससे मांगूंगा। अब आपने फर्स्ट पर्सन से मांगा, उसने मना कर दिया, तो क्या आप मांगना छोड़ देंगे? आप उम्मीद छोड़ दोगे? नहीं, आप अपना ट्राई जो है, योर ट्राई, आपके जो एफर्ट्स है वो बढ़ाओगे, आप दूसरे रिसोर्सेज पे जाओगे, और जब हम कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई हमको सक्सेस मिल जाती है। सो होप किल्स नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। अगर एक ने मना किया तो हम ये नहीं सोचते दूसरा भी मना करेगा, हम दूसरे के पास उम्मीद लेके जाते हैं। और जब हमारी उम्मीद पूरी हो जाती है, व्हेन आवर होप इज़ फुलफिल्ड इनसाइड एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, हमारी उम्मीद जब पूरी हो जाती है तब हम खामोश और शांत हो जाते हैं। छोटे से बच्चे को देखो, कल बताया था मैंने, वो रोता है इस उम्मीद में कि मेरी माँ मेरे पास आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। दूध पीने के बाद कैसा हो जाता है वो?
वो खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है, सो जाता है। सो दैट थिंग इज़ दैट वो तब तक रोता रहेगा जब तक उसके उम्मीद पूरी नहीं होती है, और इंसान भी तब तक काम करता है जब तक कि उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। एक पक्षी उड़ता है अपने घोंसले से, फ्लाइज फ्रॉम द नेस्ट। आपको भूख लगी है, आपको पता है कि खाना कहाँ मिलेगा, घर पे पापा मम्मी नहीं है लेकिन आपको कुछ खाना है, आपको पता है कि होटल में नाश्ता मिलेगा या उस जगह पे वहाँ पे जाएंगे तो कुछ हमको रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, आपको पता है। लेकिन पक्षियों को क्या पता है, उनको वो कौन सी होटल पे जाते हैं, लेकिन वो उस उम्मीद में अपना घोंसला छोड़ते हैं कि हमको खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। और खाना नहीं मिलेगा तो अपने घोंसले के लिए एक तिनका लेके आएंगे। देखिए, दिस इज़ द होप। एक नहीं तो दूसरा, पूरा तो होगा कुछ ना कुछ मेरा काम। इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए वो भोजन लाते हैं। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घर को बनाने का मटीरियल लाते हैं। तो वो क्या उम्मीद लेके जाते हैं? पहली उम्मीद, फर्स्ट होप इज दैट दे आर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए वो भोजन ढूंढ रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि अगर भोजन नहीं मिला तो वापस उड़ते हुए क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो तलाशते होंगे। देन दे विल फाइंड द बिल्डिंग मटेरियल फॉर देयर नेस्ट, अपने घर के लिए वो लेके आएंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अपना प्रयास जो है वो किसी तरह से वो खाली नहीं करते। आपने कई बार एक कहानी सुनी होगी, कहानी कि एक बार एक मकड़ी थी, वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती और बार बार नीचे गिर जाती। तो किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर के नाम से वो स्टोरी मशहूर है कि जब उसने इतनी बार प्रयास किया, बार बार गिरी थी, लेकिन अंततः उसने प्रयास से वो पहुंच गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स। उम्मीद के साथ साथ आपको एफर्ट्स भी करने होते हैं। केवल उम्मीद करने से काम नहीं चलता। अगर किसान आकाश की तरफ हाथ करके बैठ जाएगा कि बारिश आएगी और फसल होएगी, तो नहीं होगी। जब तक वो हल नहीं जोतेगा, unless and until he will plow the field, he will sow seeds, बीज उगाएगा, और जब बारिश होगी तब फसल होगी। सो द होप, फॉर द होप एंड एफर्ट्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। केवल उम्मीद करने से काम नहीं होता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एफर्ट्स एंड होप। तो आज जो हमने यहाँ तक पढ़ा, एक एग्जाम्पल तक, इसको वापस आप पढ़िएगा। आज हमने कहाँ से पढ़ा है मैं बता देता हूँ आपको। एंड लीप विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो, कि हम जब हमारी उम्मीद पूरी हो जाती है, हम खुशी से उछलने लग जाते हैं, हमें जोश बढ़ जाता है और हमारे मुंह पे चमक आ जाती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप, और पास्ट में भी हम लोग ने उसी के उम्मीद पर हम लोग सर्वाइव किए हैं। देन वी सरमाइज सो फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और इसीलिए हम भविष्य का अंदाज़ा लगा पाते होप के कारण। हम आज क्या करते हैं? काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, पैसा करने के बाद हम बचत करते हैं। बचत क्यों करते हैं? सो दैट इन फ्यूचर इफ़ वी आर इन नीड, तो कुछ तो हमारे पास है, एंड देन वॉट एवर एक्स्ट्रा वी नीड, उसका ही हमको केवल एफर्ट करना है। सो दिस इज हियर वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और इसी कारण ये उम्मीद ही है जो हमको भविष्य का रास्ता दिखाती है, हमको अंदाज़ा लगाती है। आपने सुना होगा पापा को, आज हम बचत करेंगे, फिर वो प्लॉट खरीदेंगे, फिर मकान बनाएंगे। तो ये उम्मीद कैसे होती है? ये उम्मीद होती है जब हमारा पैसा होता है, हमारे पास बचत होती है। ऑन दैट बेसिस इट इज़ डन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, उम्मीद आपके अंदर की नकारात्मकता को खत्म करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमको शांत और खामोश कर देती है। फिर हमने एक एग्जांपल देखा, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, और ये उम्मीद ही है जो पक्षी को उड़ाती है। क्यों उड़ाती है? वाई इट फ्लाइज? इट फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए उड़ते हैं। लेकिन अगर उनको भोजन नहीं मिलता तो वो खाली नहीं आते हैं, वो अपने साथ अपने घोंसले का एक तिनका लेकर के आते हैं और अपने घोंसले को बनाते हैं। इसको कहते हैं कि उम्मीद के साथ अपने एफर्ट्स को भी डालना। अब हमारे पार्ट 3 में हम कल दूसरा पढ़ेंगे कि कैसे एक कली के बारे में, पत्तों के बारे में, ट्रीज के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। तब तक इसको वापस अगेन रिवाइज इट एंड ट्राई टू लर्न इट। ओके, थैंक यू। मॉर्निंग बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन मेथड हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर डिस्कस कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
हिंदी में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 2 टाइप्स की होती हैं, SN1 एंड SN2। SN1 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। SN1 टर्शरी हैलाइड्स देते हैं रिएक्शंस। क्यों देते हैं टर्शरी हैलाइड्स? क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस 2 स्टेप में होती हैं। एल्किल हैलाइड में से कार्ब केटायन बनता है फर्स्ट में, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही अटैक करता है। तो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। और टर्शरी हैलाइड इसलिए देते हैं कि जो मध्यवर्ती बनता है कार्ब केटायन, वो टर्शरी कार्ब केटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन मेथिल और प्राइमरी कार्ब केटायन। आज हम डिस्कस करेंगे SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही, जिसको इंग्लिश में बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में रिएक्शन भी आती हैं, इनमें SN1 और SN2 में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या SN2 रिएक्शन को विथ एग्जाम्पल समझाओ, SN1 को विथ एग्जाम्पल समझाओ, या कोई एग्जाम्पल को कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन होती है एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें कार्ब केटायन यानी मध्यवर्ती नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है। ये अभिक्रियाएं एक ही पद में कंप्लीट होती हैं। इन अभिक्रियाओं में केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मध्यवर्ती नहीं बनता है। संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही और यानी कि जो नाभिक स्नेही अटैक करता है, नाभिक स्नेही का अटैक और हैलाइड एक साथ निकलते हैं। अंतर आक्रमण 180 डिग्री बंद कोण से इसका यानी कि पीछे से अटैक करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझूंगी। संक्रमण अवस्था में केंद्रीय कार्बन परमाणु से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही एवं निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही हैलाइड दोनों ही आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। कैसे रिएक्शन होती है देखिए आप। ये RX की रिएक्शन किससे कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल से। हमने पढ़ा है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये X की जगह क्या आ जाता है? न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही आ जाता है और क्या बन जाता है? RNU और X माइनस। ये रिएक्शन है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती हैं, देखिए आप। और इनमें प्राइमरी हैलाइड देते हैं। प्राइमरी हैलाइड फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये प्राइमरी हैलाइड, यानी कि हमको टर्शरी नहीं लेना है, हमको प्राइमरी हैलाइड लेना है। ये डायरेक्ट क्या होता है, इसमें कार्ब केटायन नहीं बनेगा, यानी X रिमूव नहीं होगा, डायरेक्ट ही इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये देखिए, ये हैलाइड नहीं निकलता, उसके पहले से ही बैक साइड से यानी पीछे से क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हैलाइड दोनों एक ही बार में अनस्टेबल यानी अस्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन या मध्यवर्ती स्टेट। फिर हैलाइड आयन निकलता है और पीछे से अटैक करता है, तो इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोपन, यानी हैलाइड इधर से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ेगा, यानी ये NU और ये आपके CH3। इसको वाल्डन प्रतिलोपन क्यों बोलते हैं? वाल्डन एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने रिएक्शन दी, इसलिए इसको वाल्डन इन्वर्शन या वाल्डन प्रतिलोमन बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ता है और हैलाइड इधर से निकलता है, तो ये SN2 रिएक्शन है। तो अभिक्रिया की गति जो रिएक्शन है नाभिक स्नेही
रिएक्शन है SN2। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करता है। ये द्विअणुक रिएक्शन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विअणुक रिएक्शन। नाभिक स्नेही अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पर डिपेंड करती हैं, जबकि SN1 में केवल किस पे डिपेंड करती हैं, एल्किल हैलाइड पर, नाभिक स्नेही पे डिपेंड नहीं करती है। इन अभिक्रियाओं में क्रिया कारक का अभिविन्यास, उत्पाद का अभिविन्यास क्या विपरीत हो जाता। अभी मैंने आपको समझाया, वॉल्डन इन्वर्शन होता है, वॉल्डन प्रतिलोपन होता है, यानी जिस दिशा से X निकलता है उसकी विपरीत दिशा से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में क्रिया कारक के अभिविन्यास से उत्पाद का विन्यास हमको क्या मिलता है, उल्टा मिलता है। X जिधर से निकलता है उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। इन अभिक्रियाओं में जो एल्किल हैलाइड हैं के कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह में त्रिविम बाधा के कारण आक्रमणकारी यानी जो अटैक करता है वो नाभिक स्नेही के आक्रमण को बाधित करते हैं। अतः इस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की क्या होती है, क्रियाशीलता घटती है। अभिक्रिया की क्रियाशीलता घटती है। ये मैं आपको, ये देखिए, ये H, ये मैंने समझाया, HHHCl यानी कि HCH, ये H और ये आपके Cl ले लो, X ले लो, ये एल्किल हैलाइड है और इस पे नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है। SN2 अगर रिएक्शन होगी तो नाभिक स्नेही कहाँ से जुड़ेगा, 180 डिग्री का कोण बनता है, ये यहाँ से जुड़ता है और हेलोजन क्या है, इधर से निकलता है। हेलोजन नहीं निकलता उसके पहले से ही नाभिक स्नेही जुड़ जाता है। ये बहुत अनस्टेबल स्टेट होती हैं, संक्रमण अवस्था जिसको बोलते हैं। फिर हैलाइड निकल जाता है और हमको उत्पाद, देखिए आप उत्पाद, यहाँ से Cl इधर से निकला और नाभिक स्नेही इधर से जुड़ा। अब इस अभिक्रिया में ये आपको दिखाती हूँ, जो प्राइमरी हैलाइड है वो SN2 रिएक्शंस क्या देते हैं, सबसे ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो सेंटर कार्बन है उस पर एल्किल ग्रुप यानी बल्कि उसका जो स्टेट बढ़ती जाती है, ये हैलाइड कोई भी ले लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है नाभिक स्नेही का, ये यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप होगा तो नाभिक स्नेही को जुड़ने में क्या होगी, स्टेरिक हिंडरेंस आएगी, यानी त्रिविम बाधा आती है। इसीलिए प्राइमरी हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं और प्राइमरी हैलाइड SN2 देते हैं और टर्शरी हैलाइड SN1 देते हैं। अगर मैं इसकी जगह टर्शरी हैलाइड ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये टर्शरी हैलाइड ले लिया, ये देखिए आप टर्शरी हैलाइड ले लिया, ये टर्शरी हैलाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कराती हूँ, SN2 से कराती हूँ। अब ये नाभिक स्नेही यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे केवल एक H है तो इजीली नाभिक स्नेही जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको खोल दूँ, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप होने के कारण, ग्रुप बड़ा होने के कारण यहाँ पर X को यानी कि नाभिक स्नेही को जुड़ने में क्या आएगी, त्रिविम बाधा आएगी। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती है SN2 रिएक्शंस क्या होती जाती, कम होती जाती क्रियाशीलता। तो वहाँ पे टर्शरी हैलाइड ज़्यादा देते थे और यहाँ पे SN2 की क्रियाशीलता में प्राइमरी ज़्यादा देंगे, मेथिल क्लोराइड, फिर एथिल, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम कौन देंगे, टर्शरी हैलाइड। तो ये क्रियाशीलता का क्रम रहेगा SN2। तो एक क्वेश्चन आता है
कि एल्किल हैलाइड को क्रियाशीलता के आधार पर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, घटते या बढ़ते क्रम में जमाइए। अगर एग्जाम में ये आ गया तो SN2 को हम आपको क्या देना है, प्राइमरी यानी मैथिल को, फिर एथिल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये क्रम देना। और अगर SN1 के क्रम में पूछे तो आपको इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ नंबर देना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि SN2 में जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहे हैं, एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ने पर यानी स्ट्रक्चर शेप बढ़ने पर, बल्कि ग्रुप यानी ग्रुप बड़ा होने पर क्या आ जाती है, त्रिविम बाधा आ जाती है, स्टेरिक हिंडरेंस आ जाता है। इस कारण नाभिक स्नेही कोष जुड़ने में दिक्कत आती है। तो ये SN2 रिएक्शंस। अब ये देखिए, अब क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, टर्शरी हैलाइड, तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम ये देखिए, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर एथिल, फिर सेकेंडरी और फिर ये टर्शरी। ये देखिए ग्रुप में ये न्यूक्लियोफिल का अटैक हुआ, ये संक्रमण अवस्था बनती है। तो SN1 और SN2 में क्या अंतर है? SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, 2 पदों में होती हैं। SN2 एक ही पद में होती है। SN1 में मध्यवृत्ति बनता है कार्बकेटायन, SN2 में संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट आती है। यानी SN1 अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक होती है। अगर हम ये चौथे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर है पूरा आपका, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये इसकी एक होती है, जबकि SN2 की कितनी होती, 2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जो अभिक्रिया का वेग सांद्रता पे डिपेंड करता है। किसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है? तो SN1 में केवल क्रिया कारक में केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड करता है, जबकि SN2 में नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों की ही सांद्रता पे डिपेंड करता है। इसीलिए रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये 2 होती है। इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 रिएक्शन टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती कार्बकेटायन बनता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि SN2 में प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है, यानी एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता जाता है, त्रिविम बाधा आती है, स्टीरिक हिंडरेंस आती है, जिससे इस न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने में दिक्कत आती है। तो ये डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म पूछ सकते हैं SN1 और SN2 की। अब हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण बहुत सारे हैं। अब ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट नहीं होता है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रखा और KCN दे रखा होगा तो आपको कंप्लीट करनी होगी रिएक्शन। सबसे पहले एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे होता है? कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिए, यह एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? साइनाइड से। साइनाइड में हम KCN भी लेंगे और AgCN भी लेंगे, लेकिन अभी हम साइनाइड अगर बनाना है तो हमको KCN लेना पड़ेगा या NaCN, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। इस रिएक्शन में ये देखिए, ये प्लस होता है, हम पढ़ चुके हैं, ये माइनस होता है, और KCN भी क्या आयनिक कंपाउंड है, तो इस पे प्लस, अगर हम इसको देखें तो आयनिक बॉन्ड है, बॉन्ड टूटता है तो K पे प्लस और CN पे C पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो रिएक्शन में क्या बन जाता है? RCN, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन हो जाता है। ये नाभिक स्नेही यहाँ आ जाता है और ये हैलाइड यहाँ प्रतिस्थापित हो जाता है, और क्या बन गया? KX। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसकी जगह ले लिया, एग्जाम में आ गया आपके C2H5Br लिखा हुआ है प्लस KCN, कंप्लीट द रिएक्शन। कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पे कोई मैकेनिज्म आपको नहीं शो करनी है, डायरेक्ट रिएक्शन आ गई, आपको कुछ नहीं। ये न्यूक्लियोफाइल है,
और ये न्यूक्लियोफाइल है, बस ये हैलाइड है, इसकी जगह इसको बिठाना है, इसकी जगह इसको बिठाना है। केवल क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या बन जाएगा, C2H5CN साइनाइड, प्लस जो अगर KBr होगा तो KBr, अगर इसकी जगह हैलाइड कुछ भी दे सकते हैं, और ये R कुछ भी हो सकता है, R एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है, और हैलाइड में ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। तो एक ये रिएक्शन आ सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर इसकी जो साइनाइड्स होते हैं उनकी भी रिएक्शंस होती हैं। अगर क्वेश्चंस आता है कि एल्किल साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्किल साइनाइड से हम किस किस की रिएक्शन करा सकते हैं, वो हम क्या बना सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि जो एल्किल हैलाइड हैं वो KCN के साथ तो साइनाइड बनाते हैं और AgN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड, आज हमने डिस्कस किया एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड का निर्माण। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कस करेंगे कि जो साइनाइड होते हैं वो आगे क्या रिएक्शन देते हैं, और जो एल्किल साइनाइड हैं उनका पूर्ण जल अपघटन कैसे होता है, पार्शियली जल अपघटन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। अपना जो लेसन चल रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी, प्रीवियस क्लास तक अपन ने लार के संगठन के यारी, जो लार बनती है, सलाइवा बनती है, सलाइवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, सलाइवा का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, सलाइवा क्या चीज़ होती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। और सलाइवा को लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया था, या सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जो अपना टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो उस सलाइवरी ग्लैंड्स के अंतर्गत अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। लार ग्रंथि है ना, तो लार ग्रंथियों के अंतर्गत अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि लार में क्या क्या चीज़ें या सलाइवा में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि लार का संगठन जो था या फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा जो था, उसके अंदर क्या था, 99% तक क्या था, अपना जल था, यानी वाटर। 99% तक वाटर पाया जाता है, लेकिन 1% मात्रा में जो अदर चीज़ें थी, जिसके अंदर एंजाइम्स आ जाते हैं, है ना, जिसके अंदर आयंस आ जाते हैं, जिसके अंदर यूरिक अम्ल आ जाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें थी अपनी एंटीबॉडीज आ जाते हैं, ये सारे 1% के रूप में उस सलाइवा के अंदर मौजूद थे, है ना। तो मैं कुछ चीज़ें वापस जो अपन भूल गए थे, लास्ट अपन चल रहे थे सलाइवा के ऊपर, उस सलाइवा में फटाफट आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपने को आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। अपन आज ग्रसनी के बारे में या फेरिंग्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो अपना टॉपिक फेरिंग्स रहेगा ना आज का। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ, बैक में ले जाऊँ कि सलाइवा के बारे में अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर एक दो मुख्य बातें अपनी छूट गई थी, रह गई थी ना लास्ट क्लास तक। तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट टॉपिक जो चल रहा था अपना सलाइवा के बारे में, कि पीएच इसका कितना होता है, 6.8। किसका, सलाइवा का जो पीएच था वो कितना है, 6.8 पीएच। इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, कैसा हो गया, एसिडिक। जब 7 से बिलो हो और 7 से ऊपर हो तो आप जानते हैं बेस है क्या, एसिडिक है। तो सलाइवा के नेचर के बारे में अपन देख लिया था कि कुछ मात्रा में एसिडिक, या 7 क्या आ जाता था, ये न्यूट्रल हो जाता। तो इसका पीएच जो था वो 6.8 था। फिर इसके अंदर मैंने बताया था आपको क्लास खत्म होते होते कि इसमें IgA नाम की एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी के बारे में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि एंटीबॉडी क्या एक प्रकार का प्रतिजैविक है। एंटीबॉडी क्या है, एक प्रकार का प्रतिजैविक है। अब ये प्रतिजैविक क्या होता है, प्रतिजैविक वो चीज़ है या एंटीबॉडी वो चीज़ है जो एंटीजेंस को मारती है, एंटीजेंस के खिलाफ आक्रमण करती है और हमारे शरीर को बचाती है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम एंटीजेंस। तो प्रतिजैविक क्या है, आपकी एंटीबॉडी है। तो उस एंटीबॉडी का नाम क्या है आपके, IgA। और IgA क्या चीज़ होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। IgA मीन्स हो गया
इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन के मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार का प्रोटीन है ना। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है, आईजी है, जो एक प्रकार का एंटीबॉडी कहलाता है। ये एंटीबॉडी आपके एंटीजेंस के लिए या एंटीजेंस के अटैक में काम करती है, एंटीजेंस के अटैक में काम करती है। तो ये चीज़ अपन प्रीवियस क्लास तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक अपना टॉपिक लगभग खत्म हो गया था। तो ये एंटीबॉडी जो थी आईजीए कहाँ पाई जाती है, इस सलाइवा के अंदर पाई जाती है। फिर मैंने इसके एंजाइम्स के बारे में बताया था, इसके अंदर लाइसोजाइम है ना, एमाइलेज जिसे अपन टाइलिन भी कहते हैं, वो टाइलिन एंजाइम्स इसके अंदर पाया जाता है ना, जिसे एमाइलेज का नाम भी दिया गया। या एक एंजाइम और था लाइसोजाइम है ना, जो क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, भक्षण करने का काम करता है, उसको बैक्टीरिया को डेड करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें अपन ने जनरली उस क्लास में पढ़ ली थी। लेकिन आज का जो अपना पार्ट 9 है उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मेन जो टॉपिक आ रहा है इस मुख गुहा के बाद का। अपन इतने दिन तक क्या कर रहे थे, बकल कैविटी के अंदर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने टंग पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिया, तालू पढ़ लिया है ना, कई सारी चीज़ें अपन इस मुख के अंदर या बकल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर पढ़ चुके हैं है ना। मोटे तौर पे अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब आगे के पार्ट में जाते हैं। अपन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आगे का कुछ पार्ट है जिसको अपन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी तक अपना मुख तक निपटा है, लेकिन मुख गुहा के अंदर तक आप आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो आहार नाल और बढ़ती जा रही है, यानी कि फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है आपका रेक्टम और एनस। इस तरह से आपकी ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। लेकिन अपन उसमें से अभी तक सिर्फ 10% पढ़े हैं, यानी कि क्या, बकल कैविटी। अगला पॉइंट अपना क्या रहेगा, फेरिंग्स का। तो आज अपन डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स मतलब समझ रहे हो ना, ग्रसनी। फेरिंग्स में क्या हो गया, ग्रसनी। हिंदी मीडियम वाले भी सुन लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें ना। आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, ग्रसनी के बारे में, यानी फेरिंग्स। ये टॉपिक आप आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है और पेन कॉपी वगैरह साथ में लेके बैठना है। जितना भी हो लिखने का प्रयास करें है ना, उसको नोट डाउन करें। अगर राइटिंग अपनी में होगी, अपन नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आएंगे और आपको बार बार बुक खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ग्रसनी का टॉपिक आज अपना रहेगा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। उसके पहले उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने आपका डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, देखिए। तो डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के अंतर्गत मैंने आपको ये अपना मुख का एक पार्ट बनाया। देखना, अपन फोटो खींचे, साइड फेस से फोटो खींचेंगे तो इस तरह से देखें। मैं यहाँ डायग्राम बता दूँ आपको। जैसे मैंने मुख ऐसा लिया है तो अपना पूरा ये साइड फेस है ना, इस साइड फेस से देखेंगे अपन तो ये वाला फेस सामने आ रहा है, अपना आधा भाग है ना। तो आधा भाग जो सामने आ रहा है वो आधा भाग मैंने आपके यहाँ बना दिया ना, ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, अपन मेनली 3 ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, 3 फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वो 3 फेरिंग्स क्या होगी आपकी, उसी को डिस्कस करना है ना। तो 3 ग्रसनी कौन कौन सी होगी मैं आपको यहाँ नाम करके बताऊंगा। लेकिन पहले इस चित्र के अंदर जो जो नाम आते हैं, चित्र के अंदर क्या क्या है, वो सारा मैं आपको एक बार यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे ये आपका जो पार्ट है नोज का है ना, ये नोज है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नासा छिद्र। क्या है, बाह्य नासा छिद्र। क्या कहलाएगा, बाह्य नासा छिद्र, जिसे अपन बोलते हैं नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। और ये कितने हैं, संख्या में 2 हैं, एक इधर एक इधर है ना। तो ये नोस्ट्रिल है, ठीक है। ये बाह्य नासा छिद्र कहलाएंगे। फिर इस नास के थ्रू, इस नोस्ट्रिल के थ्रू हवा कैसे पास होती है, ऐसे है ना, अंदर ऐसे जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, जो अंदर जा रही हवा, ये पूरी गुहा है
कैविटी है ना, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? नासाल कैविटी है ना, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? नासाल कैविटी या नासा गुहा है ना, नासाल कैविटी या नासा गुहा। फिर इस नासा गुहा के बाद जो पार्ट आएगा आपका कि यहाँ पे, कहाँ पे? एक अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ अपना एक ऐसा डिजाइन चित्र बनेगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो आपको कहलाएगा अंतःनासा छिद्र, अंतःनासा छिद्र। ठीक है, नासा छिद्र ये आपका दिख गया नॉस्ट्रिल। अब अंदर की तरफ है तो इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया, जहां अपना खुलेगा आगे, ये जहां खुलेगा वो उसका ग्रसनी का दूसरा पार्ट होगा। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी? बाह्य नासा छिद्र या नासा गुहा की बात कर रहे हैं। तो नासा ग्रसनी हो गई, ये जो नाक से निकल रही है अंतर नासा ग्रसनी की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? नासा ग्रसनी। तो ये वाला जो पार्ट बन गया आपका, ये कहलाएगा आपका नासा ग्रसनी। क्या कहलाएगा? ये वाला जो पार्ट है अंदर की तरफ जहां अंतःनासा छिद्र मिल रहा है, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? नासा ग्रसनी या नेसोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? नेसोफेरिंग्स। समझ रहे हैं? तो एक तो हो गया अपना नासा ग्रसनी, पहली चीज। तो अपनी तीन चीज क्या क्या पढ़ेंगे ग्रसनी के अंदर? तो एक तो पढ़ेंगे नासा ग्रसनी या नेसोफेरिंग्स, जिसके बारे में अभी मैं तो आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अपन पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चित्र क्या कह रहा है, डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम में क्या क्या चीज़ें कहाँ हैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या हो गया देखो, एक तो हो गया बाह्य नासा छिद्र, जिसे अपन नॉस्ट्री बोलेंगे, जिससे एयर अंदर ट्रैप होगी, है ना, जिससे एनवायरनमेंट से अपन अंदर एयर को ट्रैप करेंगे, अंदर के लेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, है ना। इस नाक के थ्रू ही अपन एयर अंदर डालते हैं, ऑक्सीजन जो भी ले रहे हैं अपन वो अंदर इस नॉस्ट्रिल के थ्रू ही जा रही है, मुख से नहीं लेते अपन, मुख से निकालने का काम करते हैं। मुख गुहा में तो भोजन भी जाता है ना, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, श्वसन, है ना। आ क्या रहा है, श्वसन के बारे में। एयर की बात कहाँ से आ गई, तो एयर को समझा क्यों रहा हूँ मैं, ये आपको अभी आगे आके बताऊंगा। ठीक है, तो अपन फेरिंग्स पढ़ रहे हैं, और इसी फेरिंग्स में इट इज अ पाथवे ऑफ बोथ फूड एंड एयर। इट्स नॉट अ नलिका, इट्स नॉट अ ट्यूब। फेरिंग्स इज अ नॉट अ ट्यूब। फेरिंग्स कोई नलिका नहीं है ना, ग्रसनी कोई नलिका नहीं है। ग्रसनी क्या चीज़ है पहले देख लो आप, ग्रसनी क्या है, ग्रसनी एक कॉमन पाथ है। क्या है, कॉमन पाथ है। कॉमन पाथ का मतलब समझे, ग्रसनी कॉमन पाथ मतलब क्या हो गया, ग्रसनी जो है उसके माध्यम से आपका फूड और एयर दोनों पास आउट हो रहे हैं, दोनों पास हो रहे हैं, इंटरनल बॉडी के अंदर एंटर्ड कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन पाथ बनाता है ना इधर की तरफ, तो ये कॉमन पाथ बना रहा है, तो कॉमन पाथ में एयर भी जा रहा है और फूड भी जा रहा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि इसलिए इस नॉस्ट्रिल की अपन डिस्कस कर रहे हैं, एयर पाथ का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अंतर की तरफ क्या हो गया, नासा ग्रसनी, जिसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं, ये अपना पहली ग्रसनी होगी। ग्रसनी तीन प्रकार की अपन पढ़ेंगे टोटल, तो तीन प्रकार की ग्रसनी में पहली ग्रसनी कौन सी होगी, नासा ग्रसनी। ठीक है, और इस अंतःनासा ग्रसनी के अंदर यहाँ पे एक चीज आती है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके दो कान है, देखो 2 ईयर है ना, ये 2 ईयर है। ईयर को 3 भागों में बांटते हैं अपन, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, अब 8वीं 9वीं 10वीं जो भी जब भी आया, तो ईयर को अपन ने क्या किया, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, है ना। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण, इन 3 भागों में अपन ने कर्ण को डिवाइड किया था, है ना, बांट लिया था। तो कर्ण को जब 3 भागों में बांटा था तो एक मध्य कर्ण पड़ा था अपन ने, यानी मिडल ईयर। उस मिडल ईयर से एक नली निकलती, नलिका निकलती, एक ट्यूब निकलती, जिसे कहते हैं यूस्टेकी नलिका। क्या बोलते हैं, यूस्टेकी नलिका। क्या नाम है, यूस्टेकी नलिका। वो यूस्टेकी नलिका आपकी कहाँ खुल रही है, इस नेसोफेरिंग्स के अंदर खुल रही है, या नासा ग्रसनी के अंतर्गत खुल रही है। अभी टॉपिक पॉइंट वाइज अपन लिख लेंगे। तो वो यूस्टेकी नलिका कहाँ खुल रही है, आपके इस नासा ग्रसनी के अंदर खुल रही है।
तो एक तो नासा ग्रसनी होगी। फिर अपन नोस्ट्रिल हो गया, है ना, नासा गुहा हो गया, पाथ इधर बढ़ रहा है, इधर की तरफ आगे एयर जाएगी, कहाँ जाएगी, फूड जाएगा कि एयर जाएगी, वो भी आगे आएगा, है ना। फिर ये नासा ग्रसनी में घुसने के बाद ये यूस्टेकी नलिका आपकी जो ईयर से होते हुए इस नासा ग्रसनी में एंटर कर रही है। फिर ये तो हो गया इसका जिह्वा, जो अपन ने पहले पढ़ लिया है जिह्वा, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये हो गया आपके तालु, है ना, और ये आपका क्या है, मुख, और ये क्या चीज़ है, मुख गुहा। तालु, जिह्वा और तालु के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा आपके, ये मुख गुहा का पार्ट है। क्या है, मुख गुहा, ठीक है। तो ये मुख गुहा, बाहर मुख, उसके ऊपर नॉस्ट्रिल, है ना, नासल कैविटी, फिर आपकी नेसोफेरिंग्स, उसी के अंदर कान से आती हुई आपकी यूस्टेकी नलिका, फिर अंतरनासा छिद्र। तो ये अंतरनासा छिद्र हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जहां मुख गुहा है और ये आपका क्या है, अंतरनासा, तो इसके नीचे का जो पार्ट है वो कहलाएगा आपकी मुख ग्रसनी। ये मुख ग्रसनी क्या होगी, जो आपके मुख गुहा के अंतर्गत खुलेगी, जो आपके अंतरनासा छिद्र के बाद आएगी, जो यूस्टेकी नलिका या नासा ग्रसनी के बाद वाला जो पार्ट होगा वो आपके क्या कहलाएगा, मुख ग्रसनी का पार्ट कहलाएगा। तो ये मुख ग्रसनी होगी। इस मुख ग्रसनी के बाद अपन आगे पढ़ते हैं, तो मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये आपका इतना सा पार्ट जो कहलाता है वो क्या है, कंठ वाला पार्ट है। क्या है, कंठ वाला पार्ट कहलाएगा, है ना, ये कंठ है आपका, ठीक है। तो 3 कंठ ग्रसनी बोलते हैं इसे, खाली कंठ नहीं बोलते ना, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, कंठ ग्रसनी। कंठ को क्या बोलते हैं आपके, लैरिंग्स। लैरिंग्स तो ग्रसनी होगी और कंठ को क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, ठीक है। तो ये लैरिंग्स हो गया यानी कंठ, ये आपके मुख ग्रसनी होगी, ये आपके नासा ग्रसनी होगी। तो 3 ग्रसनियां यहाँ पे ही स्थित हो गई ना, और ये आपका पूरा पाथ हो गया एयर के लिए। तो यहाँ आने के बाद आपका जो फूड एंड एयर है दोनों बट जाते हैं। ये एक बीच में भाग ऐसा बना हुआ नहीं है, लेकिन आप अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे, टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना टॉन्सिल्स क्या होता है, एक वलय जो होता है अंदर गोल लैरिंग्स के साथ में एक वलय नुमा संरचना बनती है, उसको भी क्या कहते हैं, किस साइंटिस्ट ने बताया था वो बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से बढ़ जाता है, तो एक मार्ग ऐसा बनता है, एक मार्ग ऐसा बनता है। तो ये 2 मार्ग बनते हैं। ये मार्ग तो आपका बोलेगा ईसोफेगस, और इसे बोलेंगे अपन ट्रेकिया, जो आपके इंटरनल श्वसन तंत्र से कनेक्ट होगा। तो ये कुछ डायग्राम जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, आपको डायग्राम के थ्रू बताया है, इसमें से अपन ने इन 3 ग्रसनियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो 3 ग्रसनियों में अपन डिस्कस इसका पूरा एक बड़ा वे, अभी इसको समझाऊंगा थोड़ी देर में, तो इसका एक लार्ज पार्ट आपके सामने अभी मैं खोलूंगा। तो अपनी जब भी क्लास नेक्स्ट अब चालू होगी उसके अंदर अपन 3 ग्रसनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, इस पूरे डायग्राम को अपन ने डिस्क्राइब कर दिया। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, अगली जो क्लास होगी, जब भी अपनी क्लास करेंगे तो उसके अंदर अपन इन 3 ग्रसनियों के बारे में पढ़ेंगे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉन्सिल्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, टॉन्सिल्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, उसका थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन ईसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन, जो कि आप सीख चुके थे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आई थिंक आपने कर लिए होंगे। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है, जो कि आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल उसका जो नेमिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड द को फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। माइनर्स, माइनर्स को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। ओके, उपसारणिक क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ली है 3 by 3 की कोई मैट्रिक्स, लाइक
कोई भी रैंडम सा नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट का साइन है 3/3, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिसेस जो स्क्वायर के फॉर्म में रहते हैं उन्हीं का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर मुझे इसका माइनर निकालना है, ईच एलिमेंट का माइनर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। माइनर का मतलब क्या होता है, उपसारणिक का मतलब ये कि आफ्टर डिलीटिंग अगर हम किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को ले लिया, जैसे ले लिया 2, अब मुझे पूछा जाए कि इस एलिमेंट 2 का माइनर फाइंड करो, तो माइनर या फिर इसका उपसारणिक कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रो है और जो भी कॉलम है, और जो भी रो है उसको हटाने के बाद जो बचता है, यानी कि जैसे यहाँ पे इसको हटाने के बाद ये बचा, तो ये जो चीज़ है हमारी वो रहेगी माइनर ऑफ एलिमेंट 2। माइनर ऑफ 2 क्या, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम था, रो था, उसको हटाया, जो बचा उसको हमने डिटर्मिनेंट में लिखा 7, 9, 4 एंड 6। तो इसका जो भी आंसर होगा दैट वुड बी द माइनर ऑफ 2। जैसे इसको जैसे भी आप सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 माइनस 9 इंटू 6, यहाँ से हमारे पास माइनर का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनर हर एलिमेंट का निकाला जा सकता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, उसके बाद जितना भी एलिमेंट्स बचते हैं मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर वो आएंगे हमारे माइनर्स। माइनर्स को हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोट करते हैं, जैसे अगर ये कोई डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसका कोई ना कोई पोजीशन होगा जिसको हम A11 कहते हैं, तो Aij का अगर कोई माइनर है तो माइनर ऑफ Aij दैट इज इक्वल टू Aij। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और जितने भी डिटर्मिनेट्स हैं वहाँ कहीं कहीं पर डिटर्मिनेट के लिए डिनोटेशन यूज़ किया जाता है डेल। Del is equal to this, then find the minor of 2, minor of 3, minor of 4 and minor of 9। Like मुझे यहाँ पर निकालना है minor of 9, तो क्या करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रो एंड कॉलम है, तो ये कॉलम और ये वाला रो, इसको छोड़ के जो भी बचा रहता है वो सारा इसका माइनर में आ जाएगा। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, 2, 3, 8, 4, 2, 3, 8 एंड 4, ये होता है इसका माइनर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू 2 8 माइनस 8 इंटू 3 24, तो 8 माइनस 24, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16। ओके, इस तरीके से माइनर्स निकाले जाते हैं, उपसारणिक निकाली जाती है ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट के। अब ये जो चीज़ है आप ऑलरेडी एक्सपेंशन में यूज़ करते हैं, बट हमको पता नहीं था कि इस चीज़ को माइनर कहते हैं। अब सेकंड जो चीज़ आपकी आती है वो होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं सहखंड। अब ये क्या चीज़ है, इसको डिनोट किया जाता है Fij से। Ij क्या है, इसकी लोकेशन है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। Fij किसी भी नंबर का हमको कोफैक्टर निकालना है एक गिवन डिटर्मिनेंट के अंदर। वन मोर थिंग जो मैंने माइनर में आपसे नहीं बताई, वो 3/3 का लिया था हमने, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था। अगर इन केस ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होता हमारे पास ये ऐसा, तो अगर आपको पूछा जाता कि बताइए कि ये जो एलिमेंट 8 है इसका माइनर क्या है, तो आप क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हटाया, कॉलम को हटाया, क्या बचा 2, तो दैट इज द माइनर ऑफ 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, क्लियर। नाउ अब कोफैक्टर की बात आती है। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर और माइनर में बस ज़रा सा डिफरेंस है। माइनर में हम क्या करते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाने के बाद जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। अब यहाँ कोफैक्टर में क्या करना रहेगा, वो चीज़ तो आपको लिखनी ही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग रो हटानी, कॉलम हटानी, उसके बाद जो एलिमेंट बचा उसको तो आपको रखना ही, लेकिन यहाँ पर आपको उसको विद साइन लिखना है कि चाहे वो प्लस का होगा चाहे वो माइनस का होगा। अब वो साइन हमको कैसे पता चलेगा, तो इसका डायरेक्टली ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसका रीज़न भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ट्रिक है। जैसे
ऑर्डर 2 के लिए हम लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब इसमें जो साइन रहता है वो रहता है इस तरीके से, फर्स्टली प्लस देन माइनस प्लस प्लस माइनस देन माइनस प्लस। ये हमेशा अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस इस तरीके से। फर्स्ट रो में प्लस आ गया तो सेकंड रो में स्टार्ट होगा माइनस में, और जब हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस के बाद हमेशा माइनस ही आएगा, या फिर माइनस के बाद प्लस, कॉन्सिक्वेंटली वो इक्वल नहीं आएंगे, तो प्लस माइनस प्लस। ये तो ऑर्डर 2 के लिए हो गया। ऑर्डर 3 के लिए जो रहता है, जो साइन रहते हैं वो क्या रहते हैं, ऑर्डर 3 यानी कि 3/3 का अरेंजमेंट होगा, तो उसके लिए रहता है प्लस माइनस प्लस। सेकेंड लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ प्लस से स्टार्ट हुआ तो यहाँ माइनस से, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पर ये इस तरीके से इसके साइन रहेंगे। अब हमको कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने यहाँ पर 2 4 9 8 7 6 2 1 3, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4, तो कैसे लिखा जाएगा, हम साइन जानते हैं इसका, साइन का सीक्वेंस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब किसकी बारी है, कोफैक्टर ऑफ 4 पूछा है। 4 यानी कि ये 4 का साइन क्या है, माइनस, तो हमको माइनस लेकर के चलना है, तो माइनस तो हमने लगा दिया। और अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दिया, रो को हटा दिया, क्या बचा 8 6 2 3, तो डिटर्मिनेंट के अंदर 8 6 2 3, तो आपको बस इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं यहाँ पे 3 है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 के लिए क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हटाएंगे, कॉलम को हटाएंगे, उसके अलावा जो भी बचता है दैट इज द कोफैक्टर ऑफ 4। विद साइन लिखना है तो 3 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस में चलेगा आपका, और कोफैक्टर ऑफ 3 लिखना है तो 2 4 8 7। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ 3। इसी तरीके से ईच एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विथ साइन लिखना रहेगा, और माइनर के अंदर क्या है, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपको एज इट इज जो नंबर दे रखे हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग रो हटाया, कॉलम हटाया, जो नंबर बचे उनको डिटर्मिनेंट पे लिखो एंड देन सॉल्व इट, दैट इज द माइनर। कोफैक्टर के लिए आपको वो डिटर्मिनेंट तो लिखना ही है, वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटाने के बाद जो बचता है वो तो लेना ही है, लेकिन उसके आगे आपको ये साइन भी लगाने हैं, जो भी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग इनके साइन रहेंगे। तो अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी है कि अगर आपको ये प्लस माइनस प्लस याद नहीं रहता है तो इसके लिए क्या चीज़ है कि आपका जो Fij है, कोफैक्टर जो है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस के अलावा तो कोई साइन होता नहीं है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसमें क्या सीन है कि जब भी आपका जो i प्लस जे, सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है i प्लस जे पे, व्हेन योर i प्लस जे इज इक्वल टू even, या फिर इसका डायरेक्ट जो आपको फॉर्मूला बुक में दे रखा है दैट इज Fij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Aij, मतलब माइनर तो है ये, उसके आगे प्लस या माइनस का साइन लगेगा। वो कैसे पता चलेगा, i प्लस जे से पता चलेगा। अब ये -1 की पावर जब भी इवन होगी, यानी कि 2 4 6 8, तब तो पॉजिटिव आएगा, तब ये प्लस आएगा, और जब ये ऑड होगा तब ये नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए जब भी आपका i प्लस जे जो है वो इवन है, देन क्या होगा, पॉजिटिव लेके चलना है, और जब i माइनस जे जब आएगा ऑड, तब ये नेगेटिव चलेगा। पॉजिटिव ऑफ Aij और नेगेटिव ऑफ Aij रहेगा। इसी चीज़ को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, Fij इज इक्वल टू
प्लस ए आई जे इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू इवन एंड माइनस ए आई जे when I plus j is odd. ओके क्लियर? तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। इसी तरीके से अगर ऑर्डर 4 की बात की जाए तो वहाँ पर भी सेम है। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमको i प्लस जे से भी अंदाज़ा लग जाता है। i का मतलब नंबर ऑफ रो, j का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। और नहीं पता चलता यहाँ पर ऑर्डर 4 का अगर मैं लेती हूँ तो आपको अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? प्लस आएगा फर्स्टली, ये तो तय है। जब भी डिटर्मिनेंट लोगे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट है ये प्लस से स्टार्ट हुआ तो ये माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। नाउ अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस, नाउ प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चलेंगे ये माइनस प्लस। दैट इसके बाद जो है वो रहेगा हमारा एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर 3 का जैसे मैंने यहाँ पर लिया है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब इसके एक्सपांशन को जैसे मैंने अगर फर्स्ट रो चूज़ करी कि मैं इसको ले करके इसको एक्सपांड करूँगी तो क्या सीन रहेगा, a11। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है वो कॉलम है उनको हटा दिया, बचा क्या a22, a23 और इस तरीके से। तो a22, a23, a32, a33। नाउ माइनस सिंबल हम जानते हैं इनका चलता है ऑर्डर 3 का प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए प्लस का, ये होना चाहिए माइनस का और ये होना चाहिए प्लस का। नाउ माइनस आता है, माइनस आती है a12, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हटा दिया, बचा a21, a23, a31 एंड a33। a21, a23, a31 एंड a33। ओके प्लस a13 का निकालना है तो यहाँ पर इसका आ जाएगा a13 हट गया तो a21, a22, a21, a22, a31 एंड a32। अब यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है वो माइनर ऑफ a11 है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a11 माइनर ऑफ a11 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a11 माइनस a12 अगेन दैट्स द माइनर ऑफ a12 तो a12 प्लस a13 एंड a13। ओके अब ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ माइनर। अब ये वैल्यू किसकी है, जो भी आपने डिटर्मिनेंट लिया था उसको शो करते हैं हम डेल से, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। और इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर अगर हम लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर विद कोफैक्टर के अंदर ही सिंबल छुपा होता है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस। तो a11 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा fij। अब ये माइनस है तो माइनस, तो ये माइनस के साथ अगर माइनर को कहेंगे तो ये क्या हो गया कोफैक्टर, तो प्लस यहाँ लगा दिया a12 कोफैक्टर ऑफ 12, a13 एंड कोफैक्टर ऑफ 13। तो इस तरीके से डेल का एक्सपेंशन उस तरीके से भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ माइनर कहेंगे तो ये और इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर कहेंगे तो ये। अब इसके बाद जो है वो है आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनमें मैं कुछ बता रही हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज का 4.1 है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। डिटर्मिनेंट आपको गिवन है k3 4 - 3, यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है और k के लिए कहा है कि व्हाट द वैल्यू ऑफ k विल बी, k की वैल्यू क्या है, अगर ये इक्वल है 0 के तो सीधी सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, -3k -12 इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 12/3 दैट इज 4। तो जस्ट आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करो और जो भी कंडीशन दे रखी उसको अप्लाई करो ना। जैसे सेकंड है उसमें x और y का रेशियो निकालना है, ये भी हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वहाँ पर अगेन 2 डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन है, इक्वल में 4 दे रखा है,
2 3 y x, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4 एंड x y 4 2 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को कंपेयर करना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, या फिर कोई भी मेथड लगाओ, वहाँ से x और y की वैल्यू लानी है। x और y दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, वहाँ से x और y दोनों का आ जाएगा, दोनों को आपस में सॉल्व करना रहेगा। अब इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन एक डिटर्मिनेंट गिवन है इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधी चीज़ करनी है आपको, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ऑर्डर 2 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस x इंटू x माइनस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई करके, तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने हैं, वो भी मैंने मेथड आपको बता दिया। तो ये आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट करने का। इसके लगभग सारे क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ। फाइंड जो लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, उसमें भी LHS लेके चलना है और RHS लाना है। तो 4.1 आई होप आप कर लेंगे, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।